टाइम ऑफ सप्लाई देखो यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई के क्या इंपॉर्टेंट के वहाँ पे देखो, अगर हम लोग किसी भी तरीके का जीएसटी लायबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करने का है तो मुझे 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मुझे कितने पे टैक्स देना है, एट व्हाट वैल्यू। मतलब अगर जब तक मुझे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही नहीं मालूम रहेगा तो मैं जीएसटी पे कर सकता नहीं हूँ। सेकेंड, वो जीएसटी मुझे कहाँ पे करना है, मतलब मुझे आईजीएसटी पे करना है, सीजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी पे करना है, वो मुझे पता होना चाहिए। और मुझे जीएसटी कब पे करना है, तो अगर मुझे ये 3 क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाएगा तो मेरा जीएसटी का काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो जीएसटी के लिए हमको वैल्यू चाहिए होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। मुझे क्या कहाँ पर टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, यूटीजीएसटी लगाना है, उसके लिए मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे कब लगाना है उसके लिए मुझे टाइम ऑफ सप्लाई लगाना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसा होता है, टाइम ऑफ सप्लाई 2 तरीके का, एक गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और एक सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेक्शन नंबर 12, गुड्स के लिए कौन सा सेक्शन है 12, और सर्विसेज के लिए कौन सा है सेक्शन 13। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के अंडर कवर किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा सेक्शन 14 आता है रेट ऑफ टैक्स के लिए। ठीक है, यानी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए अपने को 3 सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। सेक्शन 12 इज फॉर गुड्स, 13 इज फॉर सर्विसेज एंड 14 आएगा हमारे रेट ऑफ टैक्स के लिए, कि कौन से रेट पे हमको क्या लगेगा, जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मुझे 3 सेक्शन के बारे में इसमें पढ़ने का है। ध्यान से देखो, गुड्स और सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालने से पहले मुझे सबसे पहले 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इशू कब करना है इनवॉइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी भी दुकान में जाता हूँ और वो दुकानदार के पास मैं पैसा दूंगा, सामान लेकर आऊँगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिल लेकर आता हूँ या नहीं लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर सपोज आप एक मोबाइल खरीदने के लिए दुकान पर जाओ, आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने के बाद आपने बिल नहीं लिया, क्या होगा, पहला जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर फ्यूचर में अगर आपका मोबाइल कभी ख़राब हो जाता है, ठीक है, या सर्विसिंग के लिए देना है, तो आप उसको कहाँ लेकर जाओगे, सर्विस सेंटर में। तो सर्विस सेंटर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो बिल लाए हो कि नहीं लाए हो। तो मुझे बिल सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे यानी किसी भी सेलर को इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है, किसी भी सेलर को इनवॉइस मतलब बिल कब इशू करना पड़ेगा, वो सेक्शन नंबर 31 में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 पढ़ने से पहले हम लोग को सेक्शन नंबर क्या पढ़ना पड़ेगा, 31 पढ़ना पड़ेगा, जो किसके रिगार्डिंग में है, इश्यू ऑफ इनवॉइस के बारे में, यानी मुझे इनवॉइस कब इशू करना है। ठीक है, तो इनवॉइस आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज यानी गुड्स से रिलेटेड इनवॉइस। ठीक है, किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड इनवॉइस। ठीक है, पहला मेरा कंडीशन आएगा नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मतलब जो आपके साथ हमेशा होता होगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी दुकान पर जाऊंगा, सामान खरीदूंगा, सामान लेकर आऊंगा, ये मेरा नॉर्मल कंडीशन है, जाऊंगा, पैसा दूंगा, सामान खरीद के लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, दूसरा मैं घर पे बैठे बैठे ऑर्डर दूंगा, ये भी कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्वमेंट रहती है, आपका गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हुआ है या नहीं। मतलब आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, वेदर मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने विजय सेल्स को कॉल किया, मैंने बोला मुझे एक लैपटॉप ऑर्डर देना है। ठीक है, लैपटॉप ऑर्डर देने के बाद मैंने बोला उसने बोला सर कहाँ से आप बोल रहे हो, मैंने क्लास का एड्रेस दिया वगैरह सब कुछ दिया, एंड उसको बोला कि आप डिलीवरी करवा दो। कब तक डिलीवरी, उसने बोला सर कल सुबह डिलीवरी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, डिलीवरी करेगा। अब डिलीवरी करने के लिए उसका एक बंदा वहाँ से निकलेगा और मेरे ऑफिस में आके लैपटॉप देकर जाएगा, उसके साथ क्या देगा और क्या लेके जाएगा, पैसा। सिंपल चीज़ है ना। अब देखो प्रोडक्ट किसका, विजय सेल्स का,
ऑर्डर किसने किया? मैंने किया। ऑर्डर देने के बाद प्रोडक्ट वहां से मूवमेंट होके मेरे पास आया है, ठीक है, और मूवमेंट होने के बाद यहां पर आने के बाद बिल हाथ में आने के बाद मैंने उसको क्या दिया? पेमेंट दिया। सिंपल। तो भाई साहब एक ही क्वेश्चन है कि जब मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होगा तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ अ गुड्स, मतलब बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ अ गुड्स, गुड्स निकलने से पहले या गुड्स निकलते समय विजय सेल्स क्या करेगा? उस लैपटॉप को गोडाउन से मेरी तरफ भेजने के पहले बिल बनाएगा या निकालने के टाइम पर बिल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल कि मैंने आज उसको ऑर्डर दिया, वो उसने कहा कि सर मैं कल आपको डिलीवरी दूंगा, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, वो या तो वो आज बिल बनाएगा या तो वो कल बिल बनाएगा। बिल कब बनाएगा? वो जब वो डिलीवरी देने का टाइम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास इनवॉइस इशू करने के लिए क्या है? डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के वक्त आपको बिल बना के भेजना है। ऐसा होगा क्या? उसने लैपटॉप भेजा, ठीक है, लैपटॉप भेजने के बाद मैंने लैपटॉप रिसीव किया, मैंने बोला भाई साहब बिल दिखाओ, बोला बिल तो सर भूल गया, सेठ ने दिया नहीं, सेठ को मैंने कॉल किया, सर आपने बिल नहीं भेजा, अरे सर मैं भूल गया, अरे ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको बिल भेजना पड़ता है। तो बिल कब इशू किया जाएगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, यानी जब गुड्स आपके यहाँ से निकलता है, रिमूव होता है, ठीक है, उसके पहले या उस टाइम पे आपको क्या करना है? क्या करना है? इशू करना है इनवॉइस। समझा? ये होगा जनरल कंडीशन। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर ही बैठे बैठे ऑर्डर देके गुड्स मंगा रहा हूँ। सिंपल। सेकेंड नंबर कंडीशन, मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैं विजय सेल्स के दरवाजे पर गया, मैं विजय सेल्स के शोरूम में गया, वहां पर जाकर पैसा दे रहा हूं, लैपटॉप खरीद रहा हूं, तो इसको मूवमेंट ऑफ गुड्स बोलेंगे क्या? नहीं। उसी का प्रोडक्ट उसी के हाथ से मेरे हाथ पे आया, मेरे पास ओनरशिप आया, तो उसका मूवमेंट ऑफ गुड्स वहां पर ही क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर कैसे बिल करना है? सेम कंडीशन, डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के टाइम पे बिल बनेगा, ठीक है। मैंने लैपटॉप सिलेक्ट किया, उसने बिल बनाया, कब? जब दे रहा हाथ में मेरे, ठीक है, या उसके पहले। एक काम करो, आप रेडी करके रखो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल किया जेठालाल को, डू यू नो जेठालाल? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैंने उसको कॉल किया, जेठा भाई मेरे को है ना एक लैपटॉप अच्छा चाहिए। उसने बोलो क्या चाहिए सर? एकदम आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मतलब जान नीचे में MI का लैपटॉप चाहिए। बोला सर MI का लैपटॉप को तो आता है कि नहीं आता मेरे को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, तो भी मैं, अगर आप बोलते हो तो आता ही होगा, जब आ जाएगा ना तो मैं डिलीवरी करवा दूंगा, ठीक है। बोला जेठा भाई मैं पैसा भेजूँ क्या? अरे क्या ज़रूरत है पैसा, मैं बोल रहा हूँ ना भेजता हूँ, तब दे देना पैसा। अब क्या होगा? वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उसको अगर MI का लैपटॉप मिल जाता है तो वो क्या करेगा? सर आपका लैपटॉप मिल गया है, यानी उसने क्या किया? मुझे लैपटॉप अवेलेबल करवा के दिया पहला। अब वो मुझे क्या देगा? डिलीवरी देगा। तो अब उसको क्या इशू करना पड़ेगा? इनवॉइस। समझा? पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, मैं गया जेठालाल के पास गया, मैंने बोला मेरे को एक अच्छा सा फ़ोन खरीदने का है, ठीक है, एप्पल आईफोन खरीदने का है। उसने बोला अभी तो जस्ट अभी एक पीस था वो बिक गया, अभी तो अवेलेबल है शाम को। तो मैंने बोला एक काम करो जेठा भाई 5,000 रुपये पकड़ो एज अ एडवांस पकड़ो, जब आएगा तो मेरे को घर पे डिलीवरी करवा देना। अब बताओ बिल कब बनेगा? गलत, पहले जब पैसा आया तब, ठीक है। बिल बनाया, उसके ऊपर लिखा जाएगा 5,000 पेड, बाकी का बैलेंस, यानी मोबाइल तो अवेलेबल होगा, बिल बन गया ना, तो ये हो गया बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बाकी का पैसा आप डिलीवरी पे दे देना। तो डिलीवरी पे मैं कब दूंगा? जब तू बिल देगा। अगर बिल ही नहीं दोगे तो मैं पैसा देने वाला नहीं हूँ। सिंपल का एक केस है, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स और मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा तो कंडीशन अप्लाई होगा, यानी आपको जब अवेलेबल करा के दोगे तो ही आपको इश्यू करना है इनवॉइस।
सिंपल है ना, सिंपल कंडीशन समझा। मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा तो गुड्स निकलने के टाइम पे या उसके पहले आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके दरवाजे पर कोई आके सामान खरीद रहा है तो जब आप उसको हाथ में सामान दोगे, ठीक है, या बिल जैसे बोलते हैं ना, रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते हैं, मैं सपोज मैं पार्सल लेने के लिए जा रहा हूँ तो पहले मुझे लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरा क्या क्या ऑर्डर है। पार्सल लेने जा रहा हूँ तो पार्सल लेने जाओ तो मैंने क्या किया, ऑर्डर लिखवाया, उसने बिल फाड़ा, एक बिल मेरे हाथ में दिया, डिलीवरी के पहले दिया, समझा। कंडीशन नंबर 1 क्या हुआ, डिलीवरी के पहले दिया बिल, क्लियर। दूसरा कंडीशन, मैंने होम डिलीवरी का ऑर्डर दिया, बिल डिलीवरी के साथ में आएगा, समझा। तो ये 2 कंडीशन बोला मैंने, क्लियर। पहले वाले में क्या हुआ, मैं गया, मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो डिलीवरी ऑब्वियसली तुरंत बना के तो रखेगा नहीं, उसको तो सपना नहीं आता कि आशीष सर आएंगे सामान लेने के लिए, सर खाना लेने के लिए आएंगे तो बिल पहले बना के रखूँगा, सर का खाना रेडी करूँगा, नहीं। वो आएगा, ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेने के बाद एक रिसीप्ट मेरे को देगा, एक किचन में भेजेगा, किचन वाला आधा घंटा बाद बना के लेकर आएगा, तो डिलीवरी के पहले मुझे वो बिल मिल गया रहेगा, सिंपल। दूसरा, घर पे बैठे बैठे होम डिलीवरी का ऑर्डर आया तो होम डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी के साथ में बिल लेकर आएगा, समझा। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पर है, लेकिन हम लोग अगर होटल में जाते हैं तो वहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। वैसे किसी भी प्रोडक्ट में बोला, होटल की सर्विसेज में आती है, लेकिन मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, समझा। तो नॉर्मल केस क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है या मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, वो देखना आपने को, क्लियर, सिर्फ डेट ऑफ इशू के लिए। सेकेंड, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। मतलब एक दुकानदार होता है, उसको रोज़ अपना बिजनेस चालू करने का, रोज़ बिजनेस चलाने का, रोज़ एक्टिविटी उसकी डेली एक्टिविटी होगी, ठीक है। एक वड़ा पाव वाला, उसकी डेली एक्टिविटी है, उसका एक सप्लायर फिक्स रहता है, ठीक है, वो माल किससे खरीदने वाला है, वो सप्लायर से खरीदेगा, ठीक है। रेगुलर सामान आएगा और टाइम टू टाइम वो क्या कर देता है, पेमेंट देते रहता है ना। रेगुलर सप्लाई, रेगुलर पेमेंट, रेगुलर सप्लाई, रेगुलर पेमेंट, ऐसा मतलब सिस्टम है। अब क्या है मालूम है, तेरे सेठ को बोला हिसाब दे, तो मैं क्या दूंगा, पैसा, या मैं पैसा देने जाऊंगा तो हिसाब लेके आऊँगा। ध्यान से सुनो, मुझे पैसा देना है, आई एम द रेगुलर इंजॉयर ऑफ द बिल, ठीक है, मेरे को क्या, मैं रेगुलर सर्विस लेता हूँ तो मुझे पैसा तो देना पड़ेगा। किसको दूंगा मैं पैसा, सप्लायर को। तो अब मेरे को तो मालूम नहीं कितना हिसाब किताब हुआ है, तो मैं कॉल करूँगा, एक काम करो सेठ, हिसाब भेजो, पैसा देने का है। तो एट अ टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट, हिसाब किताब मांगने के टाइम पर या उसके पहले आप क्या बनाओगे, बिल। दूसरा, पेमेंट देने के टाइम पर या पेमेंट लेने के टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा बिल। अरे समझा, आपका हिसाब किताब किसी किराने स्टोर से चलता होगा, साल भर महीने का आपका एक खर्चा आता होगा, पापा आपको 5,000 दे रहे, बोले जाओ किराने की दुकान पे देख के आओ, यानी आप पेमेंट लेकर जा रहे हो, अंकल हिसाब करो, पैसा लेकर आया हो। तो वो पेमेंट के टाइम पे क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट यानी हिसाब किताब बना के दे रहा है। तो आपका सेकंड क्या, स्टेटमेंट, मतलब हिसाब करने के पहले या हिसाब करने के टाइम पे आप बिल दो, या दूसरा कंडीशन क्या, पेमेंट के टाइम पर या पेमेंट के पहले, ठीक है। हिसाब किताब कौन भेजता है, सप्लायर, पेमेंट कौन देता है, बायर। तो दोनों, अगर वो स्टेटमेंट भेजेगा तो उस टाइम पर या उसके पहले इशू करेगा इनवॉइस, और सप्लाई बायर पहले पहुंच गया पैसा देने के लिए, तो बायर पैसा देने के टाइम पे या उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई, क्योंकि अपना जो रेगुलर ग्राहक रहता है वो रेगुलर रहता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे हिसाब किताब चलते रहना चाहिए। एंड थर्ड होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका पेन मोबाइल देना, ठीक है, ये बहुत दरिया दिल है, ठीक है, उसने बोला ये मोबाइल है, ठीक है, ले ले, इस्तेमाल कर, अच्छा लगे ना तो पैसा दे जाना, नहीं लगे तो रिटर्न दे जाना मोबाइल। यानी ये जो मोबाइल है वो अप्रूवल बेसिस पे गया, मतलब पहले लो, इस्तेमाल करो, विश्वास करो, अच्छा लगे तो पैसा दे जाना,
नहीं अच्छा लगे तो रिटर्न दे जाना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही रहता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वैसे ही टाइप है, ठीक है। बट भाई साहब ने दरिया दिली से दे तो दिया मोबाइल, वेट कर रहे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, इसका मतलब सब्र का पाला चढ़ गया, 4 महीना हो गया, ना तो फोन आ रहा है ना ही अपना फोन जा रहा है। आपण डायल केलेला नंबर यावेळी व्यस्त आहे, कृपया नंतर कॉल करा। तो 5 महीना हो गया, अब देखते देखते आधा साल 6 महीना बीतने आ गया। इनके जीएसटी क्या बोलता है कि भाई कब देगा पैसा, ठीक है। तूने अप्रूवल तो बोला भाई तू अप्रूव कर देना, पैसा दे जाना। अरे हाँ तो हाँ ना तो ना बोलना। देखो अगर पसंद आया तो पैसा दे जाना, नहीं पसंद आया तो माल दे जाना, अप्रूवल। तो जीएसटी क्या बोलता है, आपके पास इशू करने के 2 तारीख है, जब आपने वो मोबाइल दिया, जब आपने वो गुड्स सप्लाई किया, उस दिन आप इनवॉइस बनाओ, उसके पहले या उस दिन आप इनवॉइस बनाओ। सप्लाई के पहले या सप्लाई के दिन आप क्या बनाओ, इनवॉइस। अगर आप अप्रूवल बेसिस पे देते हो तो आप 6 महीना वेट करो। कितना महीना, 6 महीना। अगर 6 महीने तक आपको कोई भी अप्रूवल नहीं आया तो आपको 6 महीने के तुरंत बाद क्या बना देना है, इनवॉइस। समझा? यानी इनवॉइस आपको कब इशू करना है कि आज तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के पहले या सप्लाई के दिन, सप्लाई के पहले या सप्लाई के दिन आपको इशू कर देना इनवॉइस। ये लो सर, यह मोबाइल है, ये मोबाइल रख, नहीं पसंद आता तो रिटर्न देना, बिल लेके आना लेकिन, ठीक है, तो मैं रिटर्न करवा दूंगा। ऐसा हाल, मतलब सप्लाई के दिन आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। और अगर वो रिटर्न नहीं आता है तो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 1 महीना, 2 महीना, तो सिर्फ 6 महीने तक आप वेट करोगे। 6 महीने के बाद वो आएगा और बोलेगा कि ये मोबाइल ख़राब है, ले लो, नहीं ले सकते, उसको सेल माना जाएगा। अगर आपने तब तक बिल नहीं बनाया तो आपको इमीडिएटली 6 महीने के बाद आपको बिल इशू करना है, इनवॉइस इशू करना है। समझा? क्लियर? वापस बोल रहा हूँ, सेक्शन नंबर 31 में इश्यू ऑफ इनवॉइस में 3 कंडीशन दिया गया है, नॉर्मल केस, कंटिन्यूअस सप्लाई और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। नॉर्मल केस क्या बोलता है, गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए। अगर गुड्स का मूवमेंट अगर होता है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ अ गुड्स, गुड्स निकलने के टाइम पर या गुड्स निकलने के पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। दूसरा, अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं, अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं तो ऐसे टाइम पर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और जब आप रेसिपिएंट को, सर्विस रेसिपिएंट को, सर्विस गेटर को, सर्विस बेनिफिशियर को आप वो गुड्स अवेलेबल करवा के दोगे, तब आपको रिसिप्ट क्या करना है, इशू करना है। क्लियर? सेकेंड कंडीशन होता है कंटिन्यूअस सप्लाई। तो कंटिन्यूअस सप्लाई में आपको 2 चीज देखना है, पेमेंट और स्टेटमेंट। तो पेमेंट या स्टेटमेंट के टाइम या उसके पहले आपको क्या इशू करना है, इनवॉइस। थर्ड, अप्रूवल बेसिस। तो ऑन द डेट ऑफ सप्लायर या उसके पहले, सप्लाई के पहले या सप्लाई के दिन, मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है। मैक्सिमम कितना दिन, 6 मंथ्स। आप लोग वेट करोगे, 6 महीने बाद तक अगर कोई अप्रूवल नहीं आया तो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, इश्यू ऑफ इनवॉइस करना पड़ेगा। अगर आपका इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाता है तब जाके आपका गुड्स का सेक्शन चालू होगा, सेक्शन नंबर 12। क्लियर? तब जाके कौन सा सेक्शन स्टार्ट होगा, तो वहां पर सेक्शन आता है फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वॉचर, ठीक है। आपको रिसिप्ट, आपको, ठीक है, आपको इनवॉइस कब इशू करना है वो पता होना चाहिए। मैं एज अ सेलर हूँ, मुझे इनवॉइस कब देना है वो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि उसी बेसिस पे मुझे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, वो दिन पे टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई सामान अक्टूबर में बेचा जहां पे रेट चल रहा था 5%, कितना परसेंट चल रहा था, 5% चल रहा था, कब बेचा मैंने उसको, अक्टूबर में। जीएसटी का एक नया नोटिफिकेशन आया, नया नोटिफिकेशन आने के बाद उसने कहा कि नवंबर से रेट बढ़ के 15% हो जाएगा, तो नवंबर में वो रेट बढ़ के 15% हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अगर बिल
अक्टूबर में इशू किया होगा तो टैक्स कितना लगेगा? 5%। नवंबर में इशू किया तो कब कितना लगेगा? 15%। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने XYZ, ठीक है, XYZ को मैंने 5000 का गुड्स सेल किया अक्टूबर में, ठीक है, माल कभी बेचा? अक्टूबर में। अगर मैंने उसका इनवॉइस अक्टूबर में बनाया होगा, बिल अगर अक्टूबर में बनाया होगा तो कितना टैक्स कितना परसेंट लगेगा? 5%। मैंने उसको माल बेचा अक्टूबर में, ठीक है, उसका पेमेंट आया नवंबर में, तो रिसीप भी मैंने नवंबर में बनाया, तो भाई टैक्स कितना लगेगा? तो इसीलिए मुझे वहां पर इश्यू ऑफ इनवॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कब इनवॉइस बना है वो मेरे टैक्स के रेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल बात है। अगर सामने लगा सर और नवंबर में आज आखिरी दिन है, अगर आपने आज मुझे पैसा नहीं दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले महीने से यानी कल से या नवंबर की पहली तारीख से जो 5% GST होता था 15% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसा ही कंडीशन लग जाता है। क्लियर? जैसे फॉर मैंने अभी जो सॉफ्टवेयर वगैरह लिया उसमें भी सेम मेरे को कंडीशन अप्लाई हुआ है। ठीक है सर, अगर आपने इतने तारीख के पहले दिया तो आपको इतना अमाउंट पड़ेगा, उसके बाद अगर दोगे तो सर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पैसा उतना देना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन होता है टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक है, आपका टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि GST रेट कितना अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। समझा? इसीलिए इनवॉइस टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? इशू करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो आपके टैक्स रेट को इफेक्ट कर सकता है। समझा? पक्का? अभी गुड्स में 3 कंडीशन बेटा, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और वाउचर। फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या? एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? सप्लायर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, हमने इनवॉइस कब इशू किया? किसी भी बिल के ऊपर नंबर लिखा होता है, उसका डेट लिखा होता है, वो होता है डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, सेकेंड, इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, मतलब ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस, आपको पैसा कब तक भरना है। ठीक है, वो आपका इनवॉइस का ड्यू डेट हो गया। थर्ड, डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड क्या है आपका? डेट ऑफ पेमेंट। ये तीनों डेट में से जो अर्लियर होगा, तीनों डेट में से क्या होगा? अर्लियर, वो क्या माना जाएगा? आपका पॉइंट ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? 3 डेट बोला, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का डेट, पेमेंट का डेट, इनवॉइस का डेट, पेमेंट का डेट, और आपने कब, ड्यू डेट, आपने कब उसका पैसा आपको देना चाहिए था। ठीक है, वो डेट, ये तीनों में जो अर्लियर होगा वो टैक्स आपको क्या होगा? अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने सारा सॉफ्टवेयर ले लिया, अभी तक बिल उसका आया नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिल जनरेट ही नहीं हुआ है। क्लियर? मैंने पेमेंट भी नहीं दिया है। अब मैं अगर 20 मार्च को उसका पेमेंट देता हूं, कभी 20 मार्च को पेमेंट देता हूं, ठीक है, मैंने कॉल किया कि मैं पेमेंट 20 तारीख को आपको दे रहा हूं, या एक काम करो आपका NEFT नंबर दो, मैं देता हूं। उसने मेरे को NEFT का नंबर दिया, IFSC कोड दिया, सब मैंने उसको बैंक ट्रांसफ़र किया कभी 20, ठीक है, 20 तारीख को पेमेंट दिया। 21 तारीख को मेरे को आया इनवॉइस। क्या आया? इनवॉइस। उसने भाई साहब ने मेरे को दिया था सर 26 तारीख तक आपको पैसा देना है, तो डेट और ड्यू डेट क्या हो गया मेरा? तीनों में से अर्लियर कौन सा है? तो ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। समझा? है ना? फीस भरते कंडीशन ऐसे रहता है ना, अप्रैल के पहले, मार्च के पहले, जून के पहले, सॉफ्टली रिमाइंडर। हाँ, सॉफ्टली रिमाइंडर। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली पे योर फीस सो एंड सो बिफोर डेट, तो योर रेट ऑफ अप्लाई या रेट अमाउंट ऑफ फीस विल बी सो एंड सो, वैसा वाला कंडीशन। ठीक है, आपने आज फीस भरा, आपको कल रसीद मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्या हो गया? वो टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? तो वैसा ही है। तो ये फॉरवर्ड चार्ज में आपको 3 चीजें, बट एडवांस पेमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, एडवांस पेमेंट नहीं चलेगा।
सर एडवांस पेमेंट मतलब क्या? ठीक है, पहले पैसा बाद में इनवॉइस, यानी जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, टाइम से बिल बनने से पहले एडवांस दिया, तो वहां पर 21 तारीख जो होती वो मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। समझा क्या? एडवांस पेमेंट इज नॉट एप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उस हिसाब से आपको एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, आपके इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे आएगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस इश्यू करने के बाद पेमेंट दिया है तो वो तीनों कंडीशन आ जाएगा। क्लियर है ना? जीएसटी आपको ये तीनों चीज, अगर आपका इनवॉइस से पहले, बिल बनने से पहले एडवांस आपने दिया है तो उस पे आपको जीएसटी रेट अप्लाई नहीं होगा, तो आपको क्या इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला फंडा आ जाएगा। क्लियर? समझा? एडवांस पेमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट के लिए होता है। रेसिपिएंट मतलब कौन होता है? सर्विस बेनिफिशियल। ठीक है, इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। ठीक है, किसको दे रहा हूं सर्विस? आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोग कौन है? रेसिपिएंट हो। तो आरसीएम की फैसिलिटी रेसिपिएंट को मिलती है, जो आगे जाके उसका फायदा लेने वाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉटन वाले में कापूस, मैं कॉटन सप्लायर हूं। एक्स इज अ कॉटन सप्लायर, उसने वाई को कॉटन सप्लाई किया। ठीक है, ये कौन है? कॉटन सप्लायर है। ठीक है, उसने किसको दिया? वाई को दिया। वाई जो है वो फैब्रिक्स बनाता है। फैब्रिक्स मतलब बेटा क्या होता है? कपड़ा। वो क्या बनाता है? कपड़ा बनाता है। कॉटन सप्लायर ने वाई को माल बेचा तो भाई साहब ने क्या वसूल किया रहेगा? जीएसटी। एक्स ने वाई से क्या लिया रहेगा? जीएसटी। फॉर एग्जांपल 5% जीएसटी लिया। वाई उसका फैब्रिक बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बनाने के बाद किसको चिपकाएगा? कस्टमर को। एग्जांपल दे रहा है डायरेक्टली कस्टमर, तो वो किससे कन्वर्ट कर? कस्टमर से वो ले रहा है जीएसटी ले रहा है। क्या ले रहा है वो? जीएसटी। कितना परसेंट? 5%। एक एग्जांपल दिया। तो यहां पर वाई इसके लिए बायर है, कस्टमर के लिए सेलर है। तो वो क्या करेगा? कस्टमर से जीएसटी लेगा और एक्स को जीएसटी ऑलरेडी पे किया है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में जो रहेगा वो होगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, कस्टमर से लेगा जीएसटी, उसको डिपॉजिट करेगा और अकॉर्डिंग टू आरसीएम मेथड, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से उसका राइट ऑफ सेट ऑफ होने के बाद उसको अमाउंट मिला। यानी वो क्या है? आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो आरसीएम के अंडर में वो क्या करेगा? 3 चीजें। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स कब मिला, पहला। दूसरा, डेट ऑफ इनवॉइस +30+1। आपके टीवाई के सिलेबस में +1 नहीं मेंशन किया है कहीं पे भी, सेक्शन ही नहीं है तो छोड़ो। 30 डेट ऑफ इनवॉइस +30 डेज। डेट ऑफ इनवॉइस कौन बनाता है? सेलर। तो सेलर का जो भी तारीख रहेगा उसमें 30 दिन ऐड कर दो, प्लस डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों में जो अर्लियर होगा वो आपका क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपका टाइम ऑफ पेमेंट या पेमेंट का जो डेट है वो अकाउंट का डेट, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कब गया वो इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को चेक दिया 10 तारीख का, चेक दिया, अकाउंट से पैसा कब निकलेगा बोलो? 10 के पहले कि 10 के बाद? सिंपल है ना? अब 10 के बाद, तो मेरा डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाएगा? 10 तारीख। मैंने पैसा कब दिया? 10 को दिया। अब वो मेरे अकाउंट से कभी भी जाना, डजंट मैटर। मैंने सामने वाले को 9 तारीख को एनईएफटी कर दिया, मैंने बोला कल आके बिल दे जाना, तो मेरा डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाएगा? वो आएगा, मुझे बिल देगा, साइन वाइन कराएगा, रिसीव वगैरह साइन कराएगा वो 10 तारीख, तो मेरा डेट ऑफ पेमेंट 9 तारीख माना जाएगा। क्लियर?
तो मुझे देखना है कि मेरा डेट ऑफ पेमेंट के बाद वो अकाउंट में से पैसा कब डिडक्ट हुआ है, मेरे अकाउंट में से पैसा कब डिडक्ट हुआ है। क्लियर? सप्लायर है, सप्लायर को इमरजेंसी का था, इमरजेंसी के टाइम पे उसने बोला कि सर पैसा दो। मैंने बोला ठीक है भाई, 1 मिनट रुक, मैं देता हूँ। मैंने क्या किया, तुरंत एनएफटी किया। मैंने बोला हिसाब किताब अपन बाद में कर लेंगे। तो मेरा अकाउंट से पैसा पहले गया, बाद में बिल आया, बिल भी आया, या उसने आके बोला कि सर आपने पैसा दिया, ये लो आपका रसीद। ठीक है, रिसिप्ट दिया, पेड का रिसिप्ट दिया। कब दिया? 2 दिन बाद। पेमेंट तो पहले गया ना, तो डेट ऑफ पेमेंट मेरा वो कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये आरसीएम हो गया। और थर्ड होता है वॉचर्स, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, वॉचर्स 2 तरीके का होता है, मालूम है कैसा? सुना है वॉचर्स? वॉचर्स मालूम है ना? 2 तरीके का वॉचर्स होता है। सपोज आपके कॉलेज में वाटर किंगडम वाले आए, बोले कि आपके टीवाई के पेपर के बाद हम लोग, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने एक वॉचर दिया। बोला कि ये 500 रुपीज़ का वॉचर है जो हम लोग आपको 50 रुपीज़ में दे रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दी एग्जाम यू कैन कम, हम लोग आपको 500 का बेनिफिट देके जो भी अमाउंट रहेगा आपको पे करना। 1000 रुपये का है तो 500 माइनस होकर आपको 500 रुपये खाली भरना है। ऐसा है वॉचर का। अब बताओ, आपने वाटर किंगडम का वॉचर लिया है हाथ में, उसको रिडम्पशन कहाँ करोगे? वाटर किंगडम में जाके। ऐसा है क्या वाटर किंगडम का रिडम्पशन आप लोग ग्रेट स्केप में जाके कर सकते हैं? नहीं। अच्छा बताओ, अब वो वॉचर मैंने लिया, मुझे मालूम है उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। कहाँ? सप्लाई मालूम है ना? हाँ। अगर आपको सप्लाई मालूम है तो जिस दिन आपने वॉचर लिया वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझा? हाँ। कंडीशन नंबर 2, पेटीएम वाले ने आपके कॉलेज के सामने एक स्टॉल लगाया। ठीक है, उसने बोला कि आइए आइए आइए, पेटीएम का केवाईसी कराइए, हम बदले में आपको 50 रुपीज़ का वॉचर देंगे। क्लियर? अब ये वॉचर आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो वो पूछने वाला नहीं है। सिंपल, आपने केवाईसी करा, 50 रुपीज़ का आपको वॉचर मिला, आपने वो वॉचर को रिडीम करने आपके वॉलेट में डाला। अब बताओ ये पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होगा या इसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फॉर एग्जाम्पल कोड देते हैं, कूपन वॉचर पे कोड होता है। आप लोग पेप्सी वगैरह का बॉटल देखो तो वहाँ पे कोड छपा रहता है, लेकिन वो वैलिडिटी रहता है उसका। तो अब उस वॉचर को आप कहीं पे भी रिडीम कर सकते हो, उस वॉचर को आप कहीं पे भी रिडीम यूज कर सकते हो। तो उसका सप्लाई आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसका सप्लाई आपको मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को बोला कि ठीक है एक काम करो, मैं आप लोगों को इस दिवाली पर 2-2 हज़ार रुपये का कूपन दे रहा हूँ। कूपन में ये था आप कोई किसी भी रिसोर्ट में जाकर उसको रिडीम कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्ट में जाकर आप रिडीम कर सकते हैं। कौन से रिसोर्ट में जाएगा मेरे को मालूम नहीं है, तो वो डेट ऑफ रिडम्पशन के ऊपर डिपेंड है। और अगर मैंने स्पेसिफाई किया कि वाटर किंगडम में जाके ही आपका रिडम्पशन होगा तो वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वॉचर पे रिडम्पशन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझा? जहाँ पे मुझे सप्लाई मालूम है, जहाँ पे मुझे मालूम है मेरे को कैसा उसका एडवांटेज लेना है, वहाँ पे वॉचर का डेट आएगा। वॉचर जिस दिन मैंने वो वॉचर उसके हाथ में दिया उस दिन का डेट आएगा। और जहाँ पे मुझे सप्लाई मालूम नहीं है वहाँ पर रिडम्पशन का डेट आएगा। ठीक है, ये मेरा गुड्स का पार्ट होगा। क्लियर? पक्का? श्योर? गुड्स का सम करें? ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालो फटाफट। पेज नंबर 166, पेज नंबर 166। एक काम करो 165 निकालो, 165, पेज नंबर 165। ठीक है, पेज नंबर 165। क्या दिया देखो, पहला मिस्टर एक्स इन गुजरात gets an order from Mr. Y in West Bengal on 18th March 2018 for supply of refrigerator
एक्स कहाँ रहता है? गुजरात में। ऑर्डर कहाँ से मिला? बंगाल से मिला, वेस्ट बंगाल से मिला है। 18 मार्च को ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर मिलना बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अब आगे क्या हुआ देखो। मिस्टर एक्स डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस to his transporter's place premises on 23 2018। X ने Y के प्रीमाइसेस में जाने के लिए ट्रांसपोर्टर के पास रेफ्रिजरेटर छोड़ कर आया। कौन सी तारीख को? 20 तारीख को। ट्रांसपोर्टर मतलब सपोज अमेजोन को मैंने ऑर्डर, अमेजोन एक्स हो गया, रेफ्रिजरेटर मैंने बुक किया, तो अमेजोन वाला सीधा मेरे घर तक लाके नहीं देता। वो क्या करता है? किसी कुरियर कंपनी के पास जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टर किधर जाता है? कुरियर कंपनी को दे रहा है। तो कुरियर कंपनी को कब मिला है? 23 को मिला है, 20 तारीख तीसरे महीने को मिला है। द ट्रांसपोर्टर इनिशिएटेड, अब वो कुरियर कंपनी वाला ट्रांसपोर्टेशन कब करा देखो, ऑन 22 मार्च 2018 एंड द गुड्स फाइनली रीच द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर वाई ऑन 26/3/2018। असर्टेन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी एक्स के यहां से माल कब निकला? कभी निकला? 20 तारीख को निकला। एक्स ने ट्रांसपोर्टर के पास कौन सी तारीख को दिया? 20 तारीख को दिया। तो उसके यहां से गुड्स कब निकला? 20 तारीख को निकला। समझा? अब ठीक है, सप्लाई हो गया 20 तारीख को, इसके यहाँ से सामान निकल गया ट्रांसपोर्टर के पास। तो एक्स के पास से उसका तो काम हो गया कि 20 तारीख को माल क्या हो गया? रिमूव हो गया। रिमूव मतलब निकल गया माल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 समझा? प्रॉब्लम है ना? कोई डिफिकल्टी? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिस्टर एक्स, ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। Mr. X in Gujarat gets an order from Mr. Y in West Bengal on 18/3/2018 for the supply of refrigerator. Same condition. X को ऑर्डर मिला है Y से 18 मार्च 2018 के दिन। Mr. Y's transporter takes delivery of the said goods from the premises of Mr. X on 21st March 2018 and deliver them to Mr. Y on 26/3/2018। मतलब Y ने कॉल किया X को, ऑर्डर लो भैया, हमको ऑर्डर ले लो। तो उसने ऑर्डर ले लिया। अब डिलीवरी का टाइम आया तो Y ने बोला आप टेंशन मत लो, मेरा ट्रक गुजरात के ट्रिप पे गया हुआ है, वहां से लौटते समय आपके गोडाउन से मेरा माल ले लेगा और यहाँ पे आके डिलीवरी कर दे, यानी आपको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। अब वो उसका वाई का, वेस्ट बंगाल वाला वाई वाला अपना ट्रांसपोर्टर कौन सी तारीख को भेज रहा है? 21 तारीख को भेज रहा है। ठीक है, क्या कलेक्ट करने के लिए? रेफ्रिजरेटर कलेक्ट करने के लिए, और उसको 26 तारीख को पहुंचा रहा है वाई के पास। तो बता करना है असर्टेन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ अ गुड्स, यानी एक्स के यहां से गुड्स कब निकला? 21 मार्च। प्रॉब्लम सिंपल हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू श्याम वर्थ ₹5 लाख, यानी राम ने श्याम को 5 लाख रुपए का गुड्स क्या किया? बेचा। द इनवॉइस वॉज इश्यूड ऑन 15th नवंबर, 15 नवंबर के दिन क्या हुआ है? इनवॉइस इश्यू हुआ है। द पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 30th नवंबर, यानी पेमेंट कब रिसीव हुआ है? 30 नवंबर को इश्यू हुआ है। एंड द गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20th नवंबर 2000। ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी किस दिन माल सप्लाई हुआ है। इनवॉइस कब इश्यू हुआ? ठीक है, सिंपल
आपका पेमेंट 30 तारीख का है और उसको गुड्स कब सप्लाई किया गया, 20 तारीख। तो तीनों में जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना है। तो तीनों में अर्लियर कौन सा है, सिंपल, कोई डिफिकल्टी, पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या दिया, देखो पहला दिया है डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ रिमूवल कितना तारीख दिया बेटा, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। सेकंड दिया डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस 2 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट क्या बोला है, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट, यानी गुड्स कब अवेलेबल करवाया गया है, गुड्स अवेलेबल कौन सी तारीख को, 3 अक्टूबर 2018। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी डेट ऑफ पेमेंट 15 नवंबर 2018। तो पता वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, प्रॉब्लम। तो इनवॉइस इशू कर दिया गया है 2 तारीख को, ठीक है। आपका रिमूवल कब हो रहा है, 1 तारीख को, गुड्स निकल रहा है 2 तारीख को, गुड्स इनवॉइस इशू हो रहा है, गुड्स अवेलेबल 3 तारीख को कराया गया है, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट आपको 15 तारीख दिया गया है। तो आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, टाइम ऑफ सप्लाई। अरे समझा, सबसे पहला ध्यान से देखो, पहला क्या दिया है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्या तारीख है, 2 तारीख। इनवॉइस इश्यूड हैव बीन इश्यूड, ड्यू डेट, तो ड्यू डेट आपको दिया नहीं है। और डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला 2/10 और 15/11, विच एवर इज अर्लियर। अब आपका रिमूवल और इनवॉइस में अर्लियर कौन सा है, ठीक है। तो दोनों में अर्लियर कौन सा है, आपका गुड्स कब रिमूव हुआ, 1 तारीख को, इनवॉइस कब हुआ और आपका पेमेंट कब हुआ, 15 तारीख को। तो सबसे पहला चीज, आपके गोडाउन से माल कब निकला, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने क्या कहा, सेलर, सप्लायर, गुड सर्विस प्रोवाइडर। मेरा माल निकला, कहाँ के लिए निकला, कहाँ के लिए निकला, गुड्स रिमूव हुआ, कहाँ के लिए निकला, सामने वाले ने ऑर्डर दिया रहेगा तभी तो निकला। तो मेरा माल निकल गया है, अब वो जाएगा ऑफिस में, क्या बनने के लिए, बिल बनने के लिए। फिर वहां से 3 तारीख को डिलीवरी के लिए निकलेगा और पेमेंट 15 तारीख को मिलेगा। तो मेरे लिए तो यही पॉइंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्यों, गुड्स मेरा निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद 3/10/2011 सेकेंड कंडीशन दिया, सेकेंड पार्ट दिया 3/10/2018। डेट ऑफ इनवॉइस दिया बेटा 1/10/2018। थर्ड कंडीशन दिया गुड्स मेड अवेलेबल 4/10/2018 एंड उसका डेट ऑफ पेमेंट 25/11/2018। क्लियर। सेम चीज बेटा यहाँ पे भी देखो, यहां से लेके यहां तक विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फिर रिमूवल और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो यही तारीख मेरा क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिमूवल 3 दिया है और डेट ऑफ इनवॉइस हाँ, 1 दिया है। मतलब मैंने आज बिल बना दिया, ऐसा है कि मेरे को फोन पे ऑर्डर आ गया, बिल पहले बना, बाद में गुड्स रिमूव हुआ, अवेलेबल करा के भेज दिया। तो जिस दिन बिल बन गया उस दिन तो आपको टैक्स देना ही पड़ा, टाइम ऑफ सप्लाई। एंड सेकेंड थर्ड वाला कंडीशन देखो, गुड्स कब निकला, 4/11 को। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 4/11 है। गुड्स आपको अवेलेबल कब कराया गया है, 6/11। लेकिन आपका पेमेंट कब आया है, 1 अक्टूबर। मतलब बिल बनने से पहले आपका पेमेंट आ गया है, इसको क्या कहेंगे, एडवांस पेमेंट।
मैंने क्या कहा था, एडवांस पेमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 4 तारीख को अगर आपका बिल बना है तो 4 तारीख ही आपका क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल प्रॉब्लम, डिफिकल्टी पक्का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई क्या बोला बेटा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियोज इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई। बेटा यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअस सप्लाई स्टेटमेंट या पेमेंट दोनों में से कोई एक इश्यू होने के पहले आपको क्या करना है, इनवॉइस। इनवॉइस कब इश्यू होगा, स्टेटमेंट या पेमेंट के वक्त या उसके पहले। समझा। देखो इनवॉइस का तारीख दिया है 1/12, गुड्स कब रिमूव हुआ है 15/11 25/11, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया है 5/12 और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 2/12 सॉरी। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और पेमेंट दोनों में से अर्लियर क्या है, 2, और रिसिप्ट कब बना है, उसके पहले बना कि बाद में बना है, पहले। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या माना जाएगा, 1/12। समझा। उसके पहले बना है ना। अगर पेमेंट पहले होता, इनवॉइस बाद में बनता तो पेमेंट आता था। ठीक है। सेकंड देखो 21/1/2018 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कब है, 5/1 और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब है, 10/12। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पेमेंट में अर्लियर कौन सा है, 5/1, मतलब आपका हिसाब पहले आया है, इनवॉइस बाद में बना है। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 5/1। सिंपल, दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो। अरे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। 7th गुड्स ऑन अप्रूवल। अप्रूवल मतलब यहां पर आ गया। समझा ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, 12 से पहले क्यों पढ़ा है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 वो सब कवर हुआ। पहला क्या बोला है, अच्छा बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के समय या सप्लाई के पहले। अगर ये नहीं होगा तो 6 महीने का डेट देखने का। क्लियर। चलो, रिमूवल ऑफ गुड्स 1/12, इश्यू ऑफ इनवॉइस 15/12, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट 5/12 और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 25/12। समझा। अभी बताओ कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है। आपने गुड्स कब रिमूव किया, 1/12। आपने इशू कब किया, 15/12। सामने वाले ने एक्सेप्ट कब किया, 5/12। ठीक है। और रिसिप्ट आपने कब, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब मिला आपको। ठीक है। तो सबसे पहला सप्लाई कब हुआ है, 5/12 को। ठीक है। वापस देखो, आपको रिमूव कभी हुआ, आपने बोला ये ले भाई सामान लेकर जा, अप्रूव करके देना। उसने अप्रूव कब किया, 5/12 को किया। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या माना जाएगा, 5/12। सिंपल सिंपल। आपने सामान दिया कि भाई तू अप्रूव करके बता देना, अच्छा लगे तो पैसा देना, नहीं लगे तो लौटा जाना। ये भाई साहब ने अप्रूवल दिया 5 तारीख को, मतलब हमारा सेल हो चुका। तो उसके बाद अप्रूवल के बाद रिसिप्ट बना 15 तारीख को, और 15 तारीख के बाद 25 तारीख को पेमेंट भी आ गया। तो 5 तारीख आपका क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल। हाँ। अब रिमूव कब हुआ, देखो सेकंड कंडीशन में 1 दिसंबर को रिमूव हुआ। भाई साहब ने अप्रूव कब किया, 25 जुलाई को। मतलब 1 दिसंबर को मैंने उसको माल सप्लाई किया, भाई साहब ने अप्रूवल कब दिया, 25 जुलाई को। अरे बाप रे, 7 महीने बाद। रूल क्या बोलता है, 6 महीना। तो 6 महीना बेटा ऐड करो, यानी 1 जून आपका क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अरे समझा। 12 6 18 होता है ना, मेरे को मालूम है। जून। क्लियर। है ना। रूल क्या बोलता है, 30 डेज मतलब सॉरी 6 मंथ्स। क्लियर। तो 1 दिसंबर के बाद 6 महीना मतलब कितना आएगा,
एक 6 महीना यानी आखिरी दिन, उसके बाद 1 तारीख चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो, यानी 1 तारीख या 2 तारीख को आपको रिसिप्ट जनरेट करना ही पड़ेगा। 6 महीना जैसे ही बीता दूसरे दिन आप क्या करो, इश्यू जनरेट, आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अरे समझा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? 2 जून को उसको टाइम ऑफ सप्लाई हो गया उसका, ठीक है। एक लिखेंगे तो 1 जून या 2 जून दोनों चलेगा, सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, सेक्शन ही नहीं लिखा है लोग ने। क्लियर? हाँ है ना? कोई डिफिकल्टी? पक्का? गुड्स का समझ में आया किस तरीके से होएगा? तो अभी तक हम लोगों ने कौन सा किया, ये 3 कंडीशन किया। फॉरवर्ड चार्ज का कंडीशन 1 2 3 कंडीशन। अभी हम लोग रिवर्स चार्ज पे जाएंगे, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 मिला। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियोज वेयर द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, 1/10 का है। तो मैंने क्या कहा, इनवॉइस कौन जनरेट करता है बेटा? इनवॉइस कौन जनरेट करता है? सेलर। तो हमारे लिए डेट ऑफ इनवॉइस क्या माना जा सकता है? डेट ऑफ इनवॉइस क्या माना जाएगा? डेट ऐड करो, 1/10 बोला है ना, तो 1/10/2018, तो उसमें 30 डेज एक्स्ट्रा करो, तो अप्रोक्सीमेटली 2/11 बोलेंगे, 1/11 या 2/11 ऐसा बोल सकते हैं अपने लिए बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर ने 1/10 का बिल बनाया, हमारे लिए 30 डेज एक्स्ट्रा समझो। आगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स कितना है बेटा? 5/10 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 5/10/2018। गुड्स कब मिला? 5 तारीख को। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 10/10/18 10/10/18। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बाजू वाला बॉक्स है, डेट ऑफ डेबिट ऑफ पेमेंट इन बैंक अकाउंट, यानी मेरे अकाउंट से कब गया पैसा, तो वो 12 तारीख। 10 के पहले कि 10 के बाद में? 10 के बाद, तो 12 तारीख इग्नोर करोगे। अगर 10 के पहले होता तो वो डेट ऑफ पेमेंट आता था। अब बताओ ये तीनों में अर्लियर कौन सा है? ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, समझा? अरे हाँ है ना? क्या देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 5 तारीख, डेट ऑफ इनवॉइस 1 तारीख प्लस 30 दिन यानी 1 नवंबर आ गया, और डेट ऑफ पेमेंट 10/10। तीनों में अर्लियर कौन सा है? 5/10, तो हो गया डेट ऑफ पेमेंट। तो अपन पहले के समय वो नहीं याद कर रहे थे कि हाँ, उसमें ये तीनों कंडीशन था, तो हम लोग ने इसके हिसाब से किया था, ठीक है। तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज बोला है ना, तो फॉरवर्ड चार्ज में 3 कंडीशन आया था, इसलिए हम लोग ने इसको इसकी जगह पे वो तीनों फॉलो करके किया था हम लोग ने। क्लियर? चलो सेकंड देखो, 110 बोला है बेटा, 110, तो अभी 11 ही आएगा, 1/11 आएगा। सेकंड 15 अक्टूबर को रिसिप्ट ऑफ गुड्स है, और पेमेंट 12/10 और बाजू में 10/10, तो कौन सा लेने का? 10/10। क्यों? पैसा पहले गया, बाद में रिसिप्ट बना, वैसा। तीनों में अर्लियर कौन सा है? तो वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देखो सही है क्या? हाँ है ना? तीसरा कंडीशन 1/10, फिर वही आएगा 1/11। सेकंड क्या बोला है? 15/10, सेम कंडीशन। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 12 और 10, तो दोनों में अर्लियर कौन सा है? 10/10। अब बता कौन सा आएगा? 10/10 आएगा। वेरी गुड, समझा क्या प्रॉब्लम? थर्ड 1/10/2018, तो वही आएगा 1/11/2018। उसका रिसिप्ट ऑफ गुड्स कितना है? 15/10, सेम कंडीशन। फिर डेट ऑफ पेमेंट 18 और 20, देखो 18 और 20 है, तो दोनों में अर्लियर कौन सा? 18। अब तीनों में अर्लियर कौन सा है? 15 तो वो आपका हो गया, सॉरी तारीख कितना दिया? 15 सर 11 होएगा ना, एक 1 2017 ओके सॉरी
2017 है, 18 है 18 है। 17 नहीं मेंशन किया था। बराबर है सर, 15 आएगा। अच्छा, वो एक्चुअली उधर प्रिंटिंग भी से टाइपो एरर रहेगा, तो टाइपो एरर तो इस हिसाब से हम लोग का 15 तारीख आना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग एरर है वो अपन अपना लुकआउट नहीं है फिलहाल वो, ठीक है, समझा। तो ये हो गया आपका गुड्स का। गुड्स में खाली आपको एक कंडीशन याद रखनी है भाई, नॉर्मल कंडीशन में मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो वो उसी दिन का माना जाएगा। कंटिन्यूस सप्लाई में स्टेटमेंट और ये पेमेंट आने के पहले, ठीक है। थर्ड वॉचर्स वाला देखना है, क्या देखने का, वॉचर्स का, सॉरी ये हो गया। फिर कंटिन्यूस में ये दो आएगा, सेल ऑफ अप्रूवल में 6 मंथ्स या डेट ऑफ सप्लाई। अब 18-11 कौन सा, 18-11 ओके 18-11, तो अभी आपका 15-10 ही माना जाएगा ना। डेट शायद टाइपो एरर रहेगा इसकी वजह से, ठीक है। और वॉचर्स का मैंने बताया, वॉचर्स के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 3 कंडीशन, सप्लाई अगर पता होगा तो डेट ऑफ वॉचर, और सप्लाई नहीं पता होगा तो डेट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। ये आपका गुड्स के लिए। इनवॉइस ऑफ सर्विस बहुत सिंपल है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे सर्विस का, ये गुड्स वाला साइड में करो, नहीं सब देगा फिर हो जाएगा सर। हाँ सर। ठीक है। सर्विसेज का देखो, आज खत्म हो जाए, 5 मिनट का काम है, नहीं तो फिर वो कल जाएगा, सर उड़ जाएगा दिमाग से। मत पढ़, चलेगा, कल तो नहीं रहेगा। ठीक है। सर्विसेज के लिए 2 ही चीज है, आज मैंने सर्विस दिया तो इनवॉइस इशू कब करना है, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाहर, ठीक है। सर्विस देने के बाद अगर आप इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू करते हो तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला मैंने, सर्विस देने के बाद, डेट ऑफ सर्विस होने के बाद अगर आप इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू करते हो, 30 डेज 30 दिन के अंदर इशू करते हो, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका डेटा इनवॉइस 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू होता है तो डेट ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब डेट ऑफ सर्विस, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, अगर आपका इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू होता है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आईपी, ठीक है। और अगर इनवॉइस 30 डेज के बाद इश्यू होता है तो एसपी, ठीक है, सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। शाहरुख खान आया, ठीक है, शाहरुख खान आके डांस परफॉर्मेंस करके गया 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल को आया, डांस वगैरह करके गया, उसने भाई साहब ने डेट ऑफ सर्विस दिया 15 अप्रैल को, ठीक है। दूसरे दिन एक एग्जीक्यूटिव गया पैसा देने के लिए, ठीक है, तो उसका डेट ऑफ पेमेंट हो गया 16/4/2018। प्रॉब्लम है ना, उसने पैसा उसके मैनेजर के हाथ में दिया क्योंकि शाहरुख खान वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उसने बोला सर शाहरुख खान आएगा तब साइन ले लेना, क्योंकि पैसा करोड़ों का मामला है तो रिसिप्ट पे साइन लगेगा, ठीक है। शाहरुख खान आया 1 महीने बाद, यानी 15 मई को भाई साहब ने रिसिप्ट पे साइन करवाया, रिसिप्ट इशू करवाया, ऐसा समझो। तो यहाँ पे देखो 1 महीने बाद 30 डेज का गैप है, तो आपको ये दोनों के में जो अर्लियर है वो आपका क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सपोज वो 15 जून को रिटर्न आया, रिसिप्ट हम लोगों ने कब इशू किया, 15 जून, 2 महीने बाद, तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस देकर गया, विदेश भागे वाला यार फटाफट आता, 2 ठुमका लगाता और फ्लाइट पकड़ के सीधा दुबई शूटिंग करने के लिए पहुंच गया। 2 महीने बाद रिटर्न आया तो हमने बोला सर आएगा जब पैसा ले लेना, तो रिसिप्ट भी तभी साइन किया, पेमेंट भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, रिसिप्ट कब बना, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद बना, तो सर्विस पहले दिया, पेमेंट बाद में, तो सर्विस पे टैक्स लगेगा, ठीक है।
अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू होता तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, समझा? पैसा तो बाद में, पैसा के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही। कंपेयर किससे होगा? इनवॉइस नहीं तो सर्विस। अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस 30 दिन के ऊपर जाता है तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर यहाँ पे अपने 45 डेज भी लिखा है, वो क्या? इट इज फॉर बैंकिंग मालूम है ना, बैंकिंग एक्टिविटी के लिए आता है वो। उधर भी सेम, बैंक ने सर्विस दिया है, 45 डेज का टाइम ले रही है इनवॉइस इशू करने में, तो वही सेम कंडीशन आएगा। क्लियर? समझा? तो यहाँ पे आपको 3 डेट दिया रहेगा, सबसे इजी यही होता है। क्लियर? 3 डेट देखने का, इनवॉइस देखने का, कितने दिन का फर्क है? 30 दिन के ऊपर के 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक का फर्क है तो आई और पी, इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर 30 दिन के ऊपर का फर्क है, 1 महीने से ज्यादा का फर्क है, तो भाई सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपको इस चैप्टर में डेट्स देंगे, 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, आपको 3 कॉलम बनाकर नॉर्मली दिया जाएगा जिसमें आपको डेट्स वगैरह होगी। ठीक है? आपको 3 कॉलम के बाद 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। एक होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का और एक होगा रीजंस। रीजंस क्या होगा? यही सारे रीजंस हो गए। ठीक है? ये जितना भी हम लोगों ने सीखा वो सब रीजंस में आएंगे कि इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, सो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। इनवॉइस इज इशूड आफ्टर 30 डेज, तो आपका इनवॉइस ये होगा। ठीक है? आरसीएम मेथड है तो उसका, तो मेरे हिसाब से आपको 6-7 डेट देगा, उसके हिसाब से आपको उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। क्लियर? कॉपी कर रहे हो?